हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की, जो कि कॉमन पेपर है, यानी कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसको अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय। इसमें हम सभी लोगों ने यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब यूनिट 1.1 कवर कर लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, ये आपके पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम 1.2 कवर करने वाले हैं। 1.2 है हमारा परिवार की संरचनाएं, प्रकार और बच्चों पर इसका प्रभाव। तो बच्चों पर इसके विकास में कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये हमारा 1.2 सब यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब यूनिट हमारा 1.2 है, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फैमिलीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। परिवार को मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं ये 5 प्रकार, जिसमें नंबर 1 है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। नंबर 2 है अधिकार या सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। नंबर 3 है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। नंबर 4 है वंश परंपरा के आधार पर। और नंबर 5 यानी कि लास्ट है सदस्य संरचना के आधार पर। अब हम बात करेंगे विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, तो इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 है हमारा कि एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार का मतलब क्या है? इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक स्त्री विवाह के संबंध में जुड़ते हैं, यानी कि वो विवाह करके एक घर गृहस्थी अपना शुरू करते हैं और एक अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं कि वो परिवार है, यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो शादी के संबंध में जुड़ रहे हैं तो फिर स्त्री जो होती है वो पुरुष को अपना परिवार समझती है और पुरुष जो होता है वो स्त्री को अपना परिवार समझता है। आजकल के इस संसार में अगर देखा जाए, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो विवाह जो है ये सर्वाधिक प्रचलित रूप है, परिवार का ये मुख्य अंग भी माना जाता है। यानी कि अगर परिवार को देखा जाए तो उसमें शादी मस्ट होती है, यानी कि अगर शादी हो रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ रहा है, एक स्त्री एक पुरुष से जुड़ रही है या पुरुष स्त्री से जुड़ रहा है, तो वो परिवार की श्रेणी में ही आता है। अब आगे बात करेंगे कि बहुपत्नी विवाह परिवार क्या होता है। बहुपत्नी विवाह का मतलब ये होगा कि इसमें एक पुरुष होगा और वो जो शादी करेगा या विवाह करेगा वो कई पत्नियों से करेगा, यानी कि कई स्त्रियों से करेगा। तो एक स्त्री के रहते हुए अगर हिंदू समाज में दूसरी स्त्री है तो वो मान्य नहीं होता है, ना तो हमारे संविधान में कहीं भी मान्य है, ना कानून में कहीं मान्य है, और ना ही ये हमारे जो रीति रिवाज हैं या कल्चरल हैं हिंदू समाज का, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मान्य नहीं रहता है। हिंदू विवाह में मात्र एक पुरुष का एक ही स्त्री से जो विवाह होता है वही मान्य होता है। लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज में देखें तो वहाँ पर एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, यानी कि अगर उसकी शादी एक बार हो रही है तो फिर उसके साथ साथ वो 2-3 विवाह भी कर सकता है। वो आजकल देखा जाए तो प्रचलित भी है उन लोगों में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा है कि एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी आ जाती है, तीसरी भी आ जाती हैं। लेकिन हिंदू समाज में अगर ऐसा होता है तो वो मान्य नहीं रहता है। अब हम आगे बात करें तो बहुपति विवाह, यानी कि बहुपति विवाह या बहुपति परिवार क्या है। तो इसमें जानेंगे कि एक जो स्त्री होती है वो कई पुरुषों से विवाह करती है। कई पुरुषों से विवाह करने का मतलब कि एक स्त्री अगर है, उसका एक शादी हो रहा है तो उसके साथ साथ वो 2-3 पुरुषों से भी शादी कर सकती है।
लेकिन इसे भी हिंदू समाज में बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है। और ये पहले के समय में होता था, जब लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते थे, तब उस टाइम पे स्त्रियां क्या करती थीं कि एक शादी करती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो 2-3 पुरुषों से भी शादी करती थीं अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। अब आगे हम बात करें, दूसरा नंबर है कि अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो अधिकार सत्ता के आधार पर देखें तो परिवार में सबसे पहला आता है कि मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के परिवार में परिवार की जो पूरी बागडोर होती है या परिवार की जो मुखिया होती है वो माँ होती है। माँ के हाथों में ही सभी परिवार का पूरा जो सदस्य होता है, वो सभी सदस्यों की जो बागडोर होती है वो माँ के हाथों में ही होती है। इस मात्रात्मक परिवार में माँ ही पूरे परिवार का संचालन करती है, यानी कि संपत्ति भी उसकी जो पुत्रियां होती हैं वही प्राप्त करती हैं, क्योंकि ऐसे परिवार में जो जहाँ पे माँ पूरे परिवार का संचालन कर रही होती है, वहाँ पर बेटे को सत्ता नहीं संभालने दिया जाता है। वहाँ पर जो पुत्रियां होती हैं वो आगे वंश संभालती हैं। इस तरह के जो परिवार होते हैं वो ज़्यादातर असम के खासित, मालाबार व नायर परिवार में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ऐसे परिवार जो हैं वो आपके असम में ही हैं। बाकी और जगहों पे भी पाए जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर असम में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे मातृ सत्ता जो होती है, यानी कि माँ ही पूरे परिवार को चलाती है, माँ ही वंशज को आगे बढ़ाती है और पुत्रियाँ ही सारे सत्ता को संभालती हैं। ऐसा जो परिवार होता है वो असम में पाया जाता है। दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि जो परिवार की पूरी बागडोर होती है वो एक पुरुष के हाथ में होती है, यानी कि जो घर का पिता होता है वही पूरे घर को नियंत्रण में रखता है, यानी कि पूरे घर के सदस्यों के जितने भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना, उसके साथ साथ अपने परिवार का आगे नाम ले जाना या वंशज भी आगे बढ़ाना, वो सारे दायित्व जो होते हैं वो एक पिता के होते हैं, वही वंश को आगे चलाता भी है। और उसकी जो संपत्ति होती है उसके जो पुत्र होते हैं वो प्राप्त करते हैं, यानी कि पितृसत्तात्मक में पुत्र जो होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है और मातृसत्तात्मक में जो पुत्रियां होती हैं वो वंश को आगे बढ़ाती हैं। अगर देखा जाए तो भारत में पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है वो अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे आपके यहाँ भी पितृसत्तात्मक परिवार ही चलता है। आगे हम बात करेंगे निवास स्थान के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मातृ अस्थायी परिवार होता है, दूसरा होता है पितृ अस्थायी परिवार, और तीसरा होता है नव स्थानीय परिवार। तो अगला है आपका कि मातुल स्थानीय परिवार। तो इस प्रकार के 4 इसमें आपके परिवार पाए जाते हैं जो निवास स्थान के आधार पर पाए जाते हैं, जिसमें मातृ अस्थायी परिवार में क्या होता है कि इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात जो पति होता है वो अपनी पत्नी के साथ उसी के परिवार में जाकर रहने लगता है, यानी कि घर जमाई बनकर रहने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मातृ अस्थायी परिवार, यानी कि बेटी के घर जाकर रहना या फिर दामाद को अपने घर पर रखना या घर जमाई बनकर रहना, वो क्या होता है आपका मातृ अस्थायी परिवार होता है। दूसरा पितृ स्थानीय परिवार। इस तरह के परिवार में क्या होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों पति के परिवार के साथ में रहते हैं, जैसा कि हम आपके यहाँ प्रचलित है कि जो भी शादी विवाह होता है उसमें लड़कियां लड़के के घर जाकर रहती हैं। अगला है हमारा नव स्थानीय परिवार। इस तरह के परिवार में क्या होता है कि विवाह के पश्चात जो पति पत्नी होते हैं दोनों एक नया घर बसाते हैं और एक स्थान जो जहाँ पर उनके माता पिता होते हैं उस स्थान से वो हट करके किसी नई जगह पे वो अपने घर को बसाते हैं और वहीं पर रहना वो प्रारंभ कर देते हैं। आगे है आपका मातुल स्थानीय परिवार।
मातुल स्थानीय परिवार में क्या होता है कि इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ उसके मामा के घर निवास करने चला जाता है। यानी कि जो पत्नी होती है उसके मामा के यहाँ, यानी कि जो मम्मी होती है मम्मी के ननिहाल में जाकर रहना स्टार्ट कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मातुल स्थानीय परिवार। लगभग हम आपको इतना पता है कि अब ये जो प्रथा है ये ज़्यादातर ख़त्म हो गया है, ऐसा अब देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लड़कियां अपने पति के साथ उनके घर पर ही रहती हैं। आगे हम बात करेंगे चौथा कि वंश परंपरा के आधार पर। तो वंश परंपरा के आधार पर आप देख सकते हैं, पहला है कि मातृवंशीय परिवार, दूसरा है पितृवंशीय परिवार, तीसरा है दो ही हैं इसमें आपके कि मातृवंशीय और पितृवंशीय। तो मातृवंशीय में क्या होता है कि इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम जो होता है वो माता के नाम पर ही चलता है। जो संपत्ति का पूरा अधिकार होता है वो माता का होता है और माता के बाद पुत्री का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पितृवंशीय परिवार में, तो इस पे क्या होता है कि इस परिवार में जो वंश का नाम आगे बढ़ता है वो पिता के नाम से आगे बढ़ता है और उसकी जो सारी संपत्ति होती है वह भी उसके पुत्र को प्राप्त होती है, यानी पुत्र के नाम से फिर वो वंश आगे बढ़ता है। आगे हम बात करेंगे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक होता है एकाकी परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो एकाकी परिवार में क्या होता है कि इस प्रकार के जो परिवार में सदस्य होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, यानी कि पति पत्नी होते हैं और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो उनके साथ में रह रहे होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एकल परिवार। आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस प्रकार के परिवार का ज़्यादा प्रचलन है कि माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे जो कि विवाहित नहीं होते हैं वही उनके साथ में रहते हैं, बाकी वो अपने माता पिता को भी अपने साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो एकाकी परिवार होता है। दूसरा हमारा संयुक्त परिवार, यानी कि इस परिवार में संख्या अधिक होती है जो सदस्य होते हैं। इनमें कह लीजिए कि परिवार में लगभग 3 या 3 से अधिक जो पीढ़ियां होती हैं वो सभी शामिल होती हैं, यानी कि दादा नाना और दादा दादी चाचा चाची और अन्य परिवार के जो सदस्य होते हैं, इसमें नौकर चाकर भी आपके मौजूद होते हैं। तो ये सभी जो एक साथ परिवार के रूप में रहते हैं सभी क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार के रूप में आपके परिवार कहलाते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार कहलाते हैं, जहाँ पर विवाहित बच्चे भी वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव। परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? किसी भी परिवार में अगर बच्चे के जन्म होने से पहले ही उस बच्चे के प्रति सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व की धारणा बना ली जाती है, परंतु जब बच्चा वहाँ पर दिव्यांग पैदा होता है या दिव्यांग की स्थिति में जन्म लेता है तो माता पिता या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो आशाएं होती हैं वो आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, या कह लीजिए कि उन आशाओं पे उनके पानी फिर जाता है। तब वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अपना ना समझ करके वो भगवान का श्राप मानने लगते हैं या फिर अपने किए गए कर्मों का दंड समझने लगते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि उसे सोचते हैं कि ये अभी मर जाए या फिर इसको कोई ऐसी दिक्कत आ जाए अभी कि ये ख़त्म हो जाए, हमारी नज़रों से ये दूर हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है कि अगर परिवार में किसी भी दिव्यांग बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो उनकी सोच जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि बच्चे के मरने तक की वो कामना करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में अनेक परिस्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि अस्वीकार करने की भावना, यानी कि बच्चे को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया है तो इस स्थिति में क्या होता है कि परिवार में सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया आती है वो प्रक्रिया बच्चे को स्वीकार करने की नहीं होती है, यानी कि स्वीकार करने की भावना उनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक यही सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा ना होता तो ठीक था, अथवा ये कहीं बदल जाता या फिर ये बच्चा मर जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, यानी कि वो उस बच्चे को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, उसको बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं।
इस स्थिति में दूसरा हमारा क्या यहाँ पे भावना जागृत होता है कि वो एक दूसरे को दोषारोपण करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर दिव्यांग बच्चा पैदा हो रहा है तो वो उसका कारण माता पिता एक दूसरे को थोपते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो दोषारोपण करने लगते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और आपस में गुस्सा करते हैं, झुँझलाहट करते हैं। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तुमने ऐसे किया तब ऐसे बच्चा जन्म लिया। फिर माता भी पिताजी को बोलती है कि नहीं तुमने ऐसा किया होगा तब ये बच्चा ऐसा जन्म लिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो दोषारोपण करते रहते हैं। अगला है कि डर की भावना। किसी भी परिवार में अगर दिव्यांग बच्चा पैदा होने की स्थिति में अगर माता पिता दूसरा बच्चा मतलब जन्म देने की सोच रहे होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं डरने लगते हैं कि अगर हमारा एक बच्चा दिव्यांग पैदा हुआ है तो फिर हमारा दूसरा बच्चा भी दिव्यांग ही होगा। बल्कि ऐसी स्थिति नहीं होती है। अगर वहाँ संपूर्ण देखभाल किया जाए तो दूसरा बच्चा जो होता है वो दिव्यांग की स्थिति में नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे कि अपराध का बोध होता है। अपराध का बोध का मतलब ये होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है और पैदा होने पर उसको दोषी करार दे दिया जाता है कि हो सकता है इसी के जन्मों का कर्म रहा हो तब ये ऐसा जन्म लिया है। ऐसे में माँ बच्चे पर अत्यधिक तनाव तो कभी बच्चे पर अत्यधिक लाड दिखाने लगती है, यानी कि इस प्रकार में क्या होता है कि बच्चे कभी आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाते हैं, यानी कि बच्चे के साथ में कुछ दुराभाव होने लगता है या दुर्व्यवहार होने लगता है। तो ऐसे में बच्चा कभी कभी वो बहुत रुष्ट हो जाता है, कभी कभी खुश भी हो जाता है। तो ऐसे में माँ या पिता के अंदर कभी कभी देखा जाता है कि उनके अंदर बच्चे के प्रति अपराध की भावना भी आती है कि जैसे कि वो सोचते हैं बच्चे को मार दिया जाए या बच्चा मर जाता, तो ऐसे जो सोचने की भावना आती है वो अपराध की भावना होती है। शोक की स्थिति। यदि ऐसे स्थिति में बच्चा जन्म ले रहा है और बच्चा जो है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने के उस पे आ रहा है या धीरे धीरे उसका डेवलप हो रहा है, तो इस चरण में अभिभावक उस बच्चे से अपनी जान पहचान बढ़ाने लगता है। तो वह कह लीजिए कि अपने अभिभावक जो होता है वो जब जान पहचान बढ़ाने लगेगा तो बच्चा धीरे धीरे डेवलप करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चे पर बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अभिभावक जितना ध्यान देता है उस बच्चे की तरफ, जितना ही उसमें सुधार करने की कोशिश करता है और अगर उसकी जो कोशिश होती है वो अच्छे से वहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पा रही है अपना, तो फिर अभिभावक क्या सोचता है कि ये बच्चा मेरे ऊपर बोझ बन गया है, यानी कि किसी भी प्रकार से वो उस बच्चे से छुटकारा पाने की स्थिति में आ जाता है और ये सारी चीज़ें सोच कर वो शोक मनाने लगता है। वहीं बात करें अलग करने की भी स्थिति यहाँ पे जन्म लेती है। ऐसे चरण में क्या होता है कि जो अभिभावक होते हैं वो समाज में निकलना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं समाज में निकलूँगा तो समाज के लोग मुझे हीन भावना की दृष्टि से देखेंगे, मुझे वहाँ पे शर्म आएगी और उसमें अपराध की भावना जागृत होने लगती है और बच्चे को वो अपने से अलग रखना पसंद करने लगते हैं। आगे हम बात करें तो अत्यधिक अपेक्षाएं भी होने लगती हैं। कभी कभी अभिभावक जो होते हैं वो दिव्यांग बच्चे के प्रति उनकी क्षमता से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं, यानी कि ऐसे में अभिभावक जो होता है वो बच्चे के साथ समय तो व्यतीत करते ही हैं, लेकिन इस पे बच्चों में क्या होता है कि उनके ऊपर अपनी जो मर्जी होती है उस चीज़ को वो थोपने लगते हैं और ऐसे में अभिभावक जो होता है वो बच्चों के प्रति सारे निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है, जो निर्णय पर बच्चा स्वयं उस पर खरा ना उतर पाए उस चीज़ को भी ये बच्चे पर थोपने लगते हैं, यानी कि उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य न करके उसकी क्षमता के विपरीत कार्य करने लगते हैं, यानी बच्चे को स्वयं से आत्मनिर्भर नहीं होने देते हैं, उसकी क्षमता को पहचान करके उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करने देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर बच्चा अभिभावक के जो मनोदशा होती है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं अभिभावक के अंदर झुँझलाहट या फिर आक्रोश या क्रोध देखने को मिलता है। आगे बात करें तो स्वीकार करने की भावना।
यह चरण लगभग अंतिम चरण होता है, जब अभिभावक निराशा से निकल करके दिव्यांगता को एक दिव्यांग जो होते हैं बच्चे, या फिर उनके जो जन्मे दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हैं। दिव्यांग बच्चे को भी वो दूसरे बच्चे जैसा महत्व देने लगते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ही बच्चे के प्रति उनका जो लक्ष्य निर्धारण होता है वो अभिभावक अपने व्यवहार में सुधार ले आता है। यानी कि जो चीज़ें दोषारोपण करता है या फिर उन पे थोपता है या उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य करने लगता है, वो सारी चीज़ों को वो भूल करके बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करने लगता है। ऐसे में जो परिवार होता है वो उन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हुए खुशी से रहने लगता है। आगे बात करें तो सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब यहाँ पे ये होगा कि दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में अन्य बच्चों पर भी इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि बच्चा समय से पहले ही बड़ा बन जाता है और दिव्यांग बच्चे को बोझ समझने लगता है। कभी कभी इन बच्चों के पैदा होने पर परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो सामाजिक जो उनकी क्रियाएं होती है वो सामाजिक क्रियाओं पर उनके प्रतिबंध लगने लगती है। समाज एवं परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सभी लोग ताने कसने लगते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि अभिभावक को इतना परेशान कर देते हैं या फिर अभिभावक स्वयं इतने परेशान हो जाते हैं इन लोगों के ताने सुन करके कि वे परिवार से स्वयं को अलग कर लेते हैं, यानी कि परिवार से अलग कहीं जाकर वो बस जाते हैं, अपना एक अलग परिवार वो बना लेते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको जब पुनर्वास देते हैं तब परिवार का जो बोझ होता है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। यानी कि पुनर्वास में जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसकी जितनी भी क्षमता होती है उसी के उपयोग के अनुसार ही उसे भौतिक, मानसिक या भावात्मक या कह लीजिए सामाजिक या फिर उसको व्यावसायिक तरीके सभी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। इससे ये होता है कि विभिन्न प्रकार के तरीकों को आजमा करके, यानी कि विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर उनको या कार्यक्रम में उनको शामिल कर करके उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उनको जीवन कैसे जिया जाता है या उनके जीवन शैली को वहाँ पे सुधारा जाता है पुनर्वास दे करके। इसमें अभिभावक भी शामिल होता है और अभिभावक शामिल हो करके ये पूरी रूपरेखा को समझता है और अपने बच्चे के लिए वो पुनर्वास प्रदान करवाता है। अगर पुनर्वास का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो बच्चे के भी व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं डेवलप होता है और इससे जो अभिभावक होते हैं उनके भी अंदर संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो एक तरीके से संतुष्ट हो जाता है कि हमारा बच्चा चाहे जितना भी कमज़ोर था या फिर वो कार्य करने में असमर्थ था या उसकी ये क्षमता नहीं थी, उस अकॉर्डिंग हमारा बच्चा पुनर्वास प्राप्त करके या प्रशिक्षण प्राप्त करके उस सभी कार्यों को करने में वो समर्थ हो गया है। अगर सहायता करके परिवार और उसकी जो मानसिक जो व्यक्ति होता है उसको पुनर्वास दे करके बच्चे को सभी प्रशिक्षण प्राप्त करा दिए जाएं तो भविष्य में अपना अच्छे से आत्मनिर्भर भी बन सकेगा और अपना जीवन यापन भी अच्छे से कर सकेगा। ऐसे में अगर अभिभावकों को बच्चे में कुछ कमी का एहसास हो रहा हो तो उसे तुरंत व्यावसायिक सहायता लेनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चे को नए अनुभव का भी मौका देना चाहिए ताकि जो उनकी योग्यता है उस योग्यता को निखारा जा सके, यानी कि उनकी क्षमता को वहाँ पे निखारा जा सके। बच्चे को सही व काफ़ी मौके देने चाहिए ताकि बच्चे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग भी कर सके और अभिभावक जो हैं वो व्यावसायिक तरीके से कह लीजिए कि उनके साथ मिल करके जो उनका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूरा सहयोग कराना चाहिए। और कार्यक्रम लंबी अवधि व कम अवधि का भी हो, ऐसे में सभी में प्रतिभाग कराना चाहिए बच्चे को। और दिव्यांग बच्चे के अपने ही वातावरण को ज़्यादातर बढ़ावा देना चाहिए और उसी में उसको पुनर्वास भी देना चाहिए। परिवार वालों को चाहिए कि वे घर पर ही प्यार का माहौल बनाए रखें और वहीं पर उसको धीरे धीरे करके जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण में उसको पूर्ण अनुभव
लेने दें और उसको कार्य करने का मौका दें, और पुनर्वास के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वहाँ पर उस बच्चे का दाखिला भी करा करके उसको उस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी कराएं। और माता पिता जो हैं वो बच्चे के साथ में अच्छे से घुल मिल कर रहें, और अभिभावक बच्चे की जो कार्य क्षमता होती है उसको वो देखें, परखें और उसी के अनुसार उनको मौका दें। यानी कि बच्चे की क्षमता के अनुसार ही अगर अभिभावक बच्चे को मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तभी वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा, कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त कर करके। अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के यही आता है कि अगर कोई परिवार है वहाँ पर कोई दिव्यांग बालक है तो उस दिव्यांग बालक को लेकर के माता पिता के अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। समाज के जो ताने होते हैं उन तानों से उन्हें आक्रोश नहीं होना चाहिए, या कह लीजिए निराशा नहीं आनी चाहिए उनके अंदर, बल्कि उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने बच्चे के क्षमता के अनुसार उसको पुनर्वास देंगे, उसके लिए जो चीज़ें उपयोगी होंगी वो सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएंगे, और प्रोवाइड करा करके ही उस बच्चे को हम आगे जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा वो सभी प्रशिक्षण में उसको हम शामिल करा करके वो सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण उस बच्चे को प्राप्त कराएंगे। तो इससे कभी भी बच्चे जो जन्म लेते हैं ऐसे परिवारों में तो वहाँ पर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, बच्चों के साथ में कोई दुर्भाव नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है तो बच्चे पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है और बच्चे में हीन भावना आने लगती है, और यहाँ तक कि माता पिता भी अगर वो इस तरीके के नहीं हैं तो उनके अंदर भी अपराध की भावना वगैरह ये सब जागृत हो सकती है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर किसी भी परिवार में दिव्यांग बालक है या बालिका है तो उसके लिए जो उस उपयोगी है वही कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो सामान्य बच्चे होते हैं जो अपेक्षाएं उनसे करते हैं वो अपेक्षाएं हम उस दिव्यांग बालक से भी करने लगे। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमें दिव्यांग बालक के साथ में उसकी क्षमता के अनुसार ही सारे कार्य करने होंगे। तो ये यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त होता है 1.2, और बाकी हम अगले यूनिट में 1.3 पढ़ेंगे जिसमें हम पारिवारिक संस्कृति, प्रथाएं और बच्चों पर इसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मुझसे कहाँ पर कमी आ रही है और आपके समझने में कहाँ कमी आ रही है। दोनों चीज़ें अगर पता चलेंगी तो फिर मुझे समझाने में भी आसानी रहेगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, वीडियो को देखते रहें।